यहाँ पर बुला रहा हूँ। हक्का खातर जूझते शेरा वर्गे लोग बुझ दिल अंदर बैठ के पढ़ लेंदे अखबार। अंशु छत्रपति। धन्यवाद डॉक्टर हरविंदर सिंह जी। सभी मंचासीन हमारे आज के मुख्य अतिथि परंजय गुहा ठाकुरता जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरभगवान चावला जी और संवाद के सभी सम्मानित साथी परमानंद शास्त्री जी, सुजीत सिंघवी जी और हाजरीन हॉल में सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज की अपनी बात की शुरुआत मनव्वर राणा साहब की कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा। जब कभी धूप की शिद्दत ने सताया मुझको, याद आया बहुत एक पेड़ का साया मुझको। अब भी रोशन है तेरी याद से घर के कमरे, रोशनी देता है अब तक तेरा साया मुझको। पापा के जाने का एक जो तकलीफ, दुख लंबे समय से रहा और ऐसा लगता है कि जैसे दिल में ठहर सा गया। लेकिन जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उनकी रोशनी ने 2 दशकों से हमें उस रास्ते से भटकने नहीं दिया। इस बात की खुशी है कि आप लोग जो भी पिछले लंबे अरसे से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं, इस हाल के अंदर हर बार मौजूद रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उम्र भर का साथ निभाने के लिए इकट्ठे हुए हों। हालांकि बकौल फराज साहब, कौन देता है उम्र भर के लिए सहारा ए फराज, लोग तो जनाजों में भी कंधे बदलते रहते हैं। परंतु खुशी इस बात की है कि जितने भी लोग हैं जो साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, एक हौसले के तौर पर हमें लगातार एक जो जज्बा जो उनके सहयोग से इस संघर्ष में मिलता रहा है, इस बात का हमेशा एक खुशी रही है कि आप सब लोग हमेशा एक दीवार की तरह हमारे साथ खड़े हैं। फादर, हमारे पिता 2002 की घटना 21 नवंबर को कि वो शाम जब उनको उनकी शव यात्रा को ले जाया जा रहा था, तो एक जो वो शहर के अंदर जिस तरीके से लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर के आंसू बहा रहे थे। गालिब साहब कहते हैं, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब हाँ आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। तो आप सभी की आंखों से जो आंसू टपके वो एक खून की तरह थे। अब मैं बात करता हूं डेरा सच्चा सौदा, जो इस सारे मामले के एक पृष्ठभूमि में, इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में उसके मुखिया डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो इस सारे मामलों की जड़ में है। लगातार इतने सालों तक, लगभग आज 2 दशक बीत चुके हैं। 2002 के ये मामले हैं, 2024 चल रहा है, जाने को है, 22 साल बीत चुके हैं। इन 22 सालों में जिस तरीके से
एक धार्मिक आडंबर के नाम पर अधर्म का राज चला रहे एक बड़े साम्राज्य के मालिक ने सत्ता, पैसे और पावर के नशे में जिस तरीके से सारे सिस्टम को बौना साबित किया, वो सारी चीजें हमने भुगती लगातार इन 20-22 सालों में। इस केस को यहां तक पहुंचने में जो एक लंबा वक्त लगा, उसके पीछे वजह यही थी कि हमारे राजनेता जो सत्ता के लालच में, वोटों की भूख के लिए ऐसे धर्म के ठेकेदारों के आगे नतमस्तक होते रहे और उसी वोट के लालच में ऐसे अपराधियों को फायदा भी पहुंचाते रहे, जिसकी वजह से लगातार जो हमारा ये जो सिस्टम है जिसने हम लोगों को प्रोटेक्ट करना था, वो अपराधियों की सपोर्ट में खड़ा रहा। 2002 में एक गुमनाम चिट्ठी डेरा सच्चा सौदा के मुखिया के खिलाफ आई। उस गुमनाम चिट्ठी में सनसनीखेज आरोप लगाए गए। उसके बाद ये सारे मामले खड़े हुए। रणजीत सिंह का कत्ल हुआ, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का कत्ल हुआ। उसके बाद ये सारा मामला जो है किस तरीके से हम लोगों ने हाई कोर्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए मूव किया। एक लंबा संघर्ष, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के आदेश जारी हुए। उसके बाद किस तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में भी अड़चनें पैदा की गई और अल्टीमेटली वो कंप्लीट हुआ 2007 में और कोर्ट का ट्रायल शुरू हुआ। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान या कोर्ट के ट्रायल के दौरान जिस तरीके से अड़चनें पैदा करने के लिए अपनी पावर के नशे में का इस्तेमाल किया गया, साधनों का इस्तेमाल किया गया, सिस्टम का बेजा इस्तेमाल किया गया, तो ये सारा हम लोगों ने भुगता कि किस तरीके से एक पावरफुल व्यक्ति अपने गुनाहों को छिपाने के लिए पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन किस तरीके से सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप सभी के सामने बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे स्टेट मशीनरी को, जुडिशियल मशीनरी को इन्फ्लुएंस किया गया। 2007 में, उससे पहले 2005 में, 6 में किस तरीके से सीबीआई को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। मैं बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे सामने। 2005 की है, जब सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए डेरा के मुखिया को इंटेरोगेट करना चाह रही थी। 2-3 बार नोटिस दिए गए दिल्ली में लोधी रोड पर जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है वहाँ पेश होने के लिए। 3 बार 4 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन डेरा का मुखिया जो है वो हाजिर नहीं हुआ सीबीआई के नोटिस पर। और अल्टीमेटली हेड ऑफिस की तरफ से रीजनल ऑफिस को ये संदेश भेजा गया कि आप वहाँ जाइए, सिरसा में जाइए और इंटेरोगेट करके इसको फाइल को कंप्लीट करके इसका काम निपटा दीजिए। ऑफिसर्स सिरसा में आ गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेरोगेशन के लिए सिरसा में आए। यहीं हमारे बगल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, यहाँ आकर के रुके। सिरसा के जो एसपी साहिबान, उनको सूचित किया गया कि हमें पुलिस फोर्स चाहिए, हम लोगों ने डेरा के अंदर जाना है और इंटेरोगेट करना है डेरा के मुखिया को। तो उसी वक्त जब टीम आ रही थी तो कैसे डेरा सच्चा सौदा का पूरा सिस्टम घूमता है, किस तरीके से पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त और पंजाब के सीएम के जो
सलाहकार थे चहल साहब, वो भी यहाँ पहुँच जाते हैं। जो डेरा सच्चा सौदा के मुखिया के संधि थे जस्सी साहब, वो भी पहुँच जाते हैं यहीं PWD रेस्ट हाउस के अंदर आकर के। CBI के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति शुरू होती है। घंटियाँ फ़ोन के घनघनाने लगती हैं और दिल्ली तक फ़ोन घूमने लगते हैं। दिल्ली से फ़ोन वापस अधिकारियों के पास आने लगते हैं। आप लोग, शर्तें रखी जाती हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कि आप इंटेरोगेशन के लिए जाएंगे लेकिन अपने वेपन अंदर लेकर के नहीं जाएंगे, आधे घंटे से ज़्यादा पूछताछ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब अधिकारियों ने कहा कि हम इनकी शर्तों पर इंटेरोगेशन नहीं करेंगे, इससे अच्छा ये है कि हम यहीं से वापस लौट जाएंगे, अल्टीमेटली CBI ऑफिस की तरफ से ये संदेश भेजा गया कि ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए कैसे इस स्थिति को टैकल करना है। वो लोग गए अंदर, इंटेरोगेशन किया, लगभग 3 घंटे किया, अपने वेपन भी लेकर के अंदर गए, पुलिस फोर्स भी लेकर के अंदर गई। दबाव को दरकिनार कर दिया गया। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से सत्ता उस वक्त भी दबाव बना रही थी, कैसे ये लोग अपनी शर्तों पे इंटेरोगेशन चाहते थे लेकिन उसको दरकिनार किया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ 2007 में। 31 जुलाई 2007 को CBI ने अपना चार्जशीट फाइल कर दिया गया, जिसमें डेरा के मुखिया को गुमनाम चिट्ठी के मामले में, पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में और रंजीत की हत्या के मामले में, तीनों मामलों में इंटेंगल किया गया मुख्य आरोपी के तौर पर, साजिशकर्ता के तौर पर, और चार्जशीट फाइल कर दिया गया। उसके बाद शुरू होती है कानूनी लड़ाई। कानूनी लड़ाई के अंदर डेरा सच्चा सौदा के मुखिया ने अपनी फेवर में बहुत सारे हथकंडे अपनाए। किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, चलो वो अलग बात है कि उसने वकीलों की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी की। वो उसके पास एक साधन संपन्न व्यक्ति था, खड़ा कर सकता है, उसको कोई रुकावट नहीं है। ट्रायल जब शुरू होता है, अंबाला के अंदर CBI कोर्ट है, ओपन कोर्ट के अंदर बाहर कोई फेंसिंग नहीं है, चार दीवारी नहीं है, हुजूम खड़ा हो जाता था डेरा के समर्थकों का अदालत को घेर करके। हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ IG लेवल का अधिकारी जो है वो डेरा के मुखिया की पेशी के दौरान डेरा अदालत की खिड़कियों के पर्दे लगा रहा है। एक IG लेवल का अफसर अदालत के पर्दे लगा रहा है कि डेरा के मुखिया की पेशी है। उसके बाद कुछ अड़चने पैदा हो रही थी अदालत में वहाँ सुनवाई के लिए, तो अंबाला की पुलिस लाइन के अंदर स्पेशल CBI कोर्ट को शिफ्ट किया गया। वहाँ एक छोटा सा रूम था, SP ऑफिस था पुलिस लाइन के अंदर, जिसको कोर्ट में कन्वर्ट किया गया ताकि जो जमावड़ा है वो अदालत की घेराबंदी ना कर सके। लेकिन वहाँ भी बदमाशी जारी थी। हम लोग 3-4 लोग होते थे, अपना कुछ CBI के ऑफिसर्स होते थे, कुछ 1-2 उनके वकील होते थे, और डेरा के लोगों की फौज वहाँ भी अंदर जो है अपना धींगा मुश्ती करती थी अदालत के अंदर। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रही, वहाँ अदालत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाती रही। यहाँ उसके बाद जब मामला जो है, हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को कि इस तरीके का माहौल है, हमारे गवाहों के लिए सेफ माहौल नहीं है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेरा के मुखिया को सिरसा से पेश होने के लिए आदेश दिए गए कि आप अंबाला नहीं आओगे, आप सिरसा से पेशी भुगतोगे। हमें लोगों ने कहा कि ये तो उसके घर से उसको पेश होने दिया गया, ये तो हमारे लिए सजा है। लेकिन हमने कहा कि हमारे लिए ये बहुत माकूल है, हमारे गवाहों के लिए अच्छा है कि वो लोग यहाँ नहीं हैं। डेरा के मुखिया को खुश करने के लिए वहाँ 50-सैकड़ों लोग जो है वो अंदर हाजिर होते थे। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होने लगी तो माहौल थोड़ा बदल गया वहाँ की अदालत का, CBI अदालत का। हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। तो उसके बाद कुछ ये रहा कि गवाहों की गवाहियाँ जो है वो ठीक तरीके से दर्ज हो पाई। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रही। किस तरीके से CBI के वकील की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया, वो भी शक के दायरे में था। बहुत सी चीज़ें थी जो दबाव के लिए हर तरीके से इस्तेमाल की जाती थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशियां होने लगी तो उसके बाद लगातार अदालती सिस्टम को
कहीं ना कहीं दबाव में लिया गया कि ये ट्रायल कभी भी कंप्लीट हो ना पाए। हमारे मन में कई बार चिंता होती थी। हम डिफेंस काउंसिल जो दिल्ली से आते थे उस वक्त, मैं यहाँ ये बात एक विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ कि उस वक्त इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सरकारें सत्ता में जो भी रही, चाहे हरियाणा में रही या सेंटर में रही, इन मामलों में लगातार इनको इन्फ्लुएंस किया गया हर तरीके से, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रायल के दौरान। लेकिन उसका एक लेवल था, उस लेवल से आगे जाकर के कभी भी बदमाशी करने की कोशिश नहीं की गई। एक लेवल तक होता था कि ठीक है, एक फ़ोन कर दिया, उसके बाद अगर उसका असर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उससे ज़्यादा दबाव नहीं बनाया जाएगा, चाहे सीबीआई के अधिकारियों पर था या किसी भी लेवल पर। इन तीनों मामलों को ट्रायल के दौरान, सुनवाई के दौरान डिफेंस के लिए एक स्पेशल पीपी एचपीएस वर्मा थे पटियाला से। उसके बावजूद सीबीआई के एडिशनल लीगल एडवाइजर वीके शर्मा को अपॉइंट किया गया कि ये तीनों स्पेशल मामले हैं डेरा के मुखिया के खिलाफ, और इनकी सुनवाई के लिए दिल्ली से सीबीआई के एडिशनल लीगल एडवाइजर जो हैं वीके शर्मा, वो स्पेशली उनको अपॉइंट कर दिया गया कि वो जाएंगे। और वो लगातार आते रहे, गाजियाबाद के थे, दिल्ली से स्पेशली आते थे हर पेशी पर, हर तारीख पर। तो इस लेवल पे सीबीआई की तैयारियां थी, सीबीआई के अधिकारियों की तैयारियां थी, वकीलों की तैयारियां थी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि सीबीआई के ऊपर इस लेवल का दबाव है कि इन मामलों को किसी तरीके से भी जो है उसमें गड़बड़ की जाए। वो बात अलग है कि जहाँ जहाँ कहीं कोशिश हुई तो विजिलेंसी थी, विजिलेंट थे लोग, हम भी विजिलेंट थे, अफसर भी विजिलेंट थे, और उस गड़बड़ को होने नहीं दिया गया। धीरे धीरे मामले जो है वो ट्रायल आगे बढ़ता चला गया। ट्रायल के बाद गवाहियाँ चलती चली गई, और जब डेरा की तरफ से, डिफेंस की तरफ से ये कोशिश थी कि ये कभी भी मुकम्मल ना हो पाए, और वीके शर्मा जी से कभी हम चर्चा करते थे, चिंता में होते थे कि साहब 2002 का मामला है और 2015-16 आने को है, कभी ये मामले निपटेंगे कब? हर बार डिफेंस आता है, तारीख लेके चला जाता है, हर बार कोई ना कोई एप्लीकेशन मूव होती है ट्रायल कोर्ट के सामने कि मामले को लिंगर ऑन करने के लिए स्टे कर दिया जाए। कभी हाई कोर्ट से ट्रायल स्टे हुआ, कभी ट्रायल कोर्ट से, तो इस तरीके से कोशिशें जारी रही। तो उनका कहना था कि बेटा, जब डिफेंस चाहेगा इन मामलों का ट्रायल तभी खत्म होगा, हमारे चाहने से नहीं होगा। उन्होंने एक मामले का जिक्र किया कि मैं उस मामले में 40 साल चला वो मामला, और लगातार 20-25 साल उस मामले में मैं पेश होता रहा, 40-42 साल तक ट्रायल चलता रहा उस मामले का। तो उन्होंने इस तरीके के एग्जाम्पल दिए उन्होंने। चलो, ये अच्छी बात रही कि 2017 में पहला वर्डिक्ट आया 376 के मामले का, जिसमें डेरा के मुखिया को सजा सुनाई गई। उससे पहले जितने घटनाक्रम हुए सिरसा ने देखे अपनी आंखों से, 2010 में की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। उससे पहले 2007 में डेरा वर्सेस सिख जो क्लैश हुआ, और उसमें किस तरीके से दबाव बनाने की रणनीति अपनाई गई, कैसे डेरा के मुखिया ने सलावतपुरा में बठिंडा के अंदर एक स्वांग रचा, और उससे जो क्लैश खड़ा हुआ कि उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वांग रचा है, जिससे ये सारा मामला जो है पंजाब के अंदर बहुत बड़े लेवल पर दंगे फैलने शुरू हुए, झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, लोग मरे भी। उसके बाद 2010 में एक फकीर चंद के मामले में एक याचिका लगी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। फकीर चंद एक डेरा सच्चा सौदा के एक मैनेजर हुआ करते थे 1990 से पहले। 1992 से वो गायब हो गए। उनके एक कलीग ने याचिका लगाई कि इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जानी चाहिए। मेरा एक साथी जो है वो इतने लंबे समय से गायब है और मुझे लगता है कि उसका मर्डर करवा दिया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस मांग को माना, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए। सीबीआई के रीजनल ऑफिस सेक्टर 30 चंडीगढ़ के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई 302 के अंदर, और उस एफआईआर में बाई नेम एफआईआर दर्ज हुई गुरमीत राम रहीम के खिलाफ।
जिस दिन वो एफआईआर दर्ज हुई उसके 3-4 दिन बाद सुगबुगाहट हुई और डेरा सच्चा सौदा के अंदर जब उसकी सूचना पहुंची कि डेरा के मुखिया के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है, वो फरवरी 2011 या 10 का शायद वाकया रहा। उस दिन होली का दिन था। साहित्यकार और कवि लोग जानते होंगे कि एक कार्यक्रम भी रखा गया था उस दिन डेरा सच्चा सौदा के कशिश होटल के अंदर। कवि दरबार रखा गया था होली के दिन, और उसको आनन फानन में उसको रद्द कर दिया गया कि कवि दरबार नहीं होगा। और कार्यक्रम रद्द करने की वजह बाद में समझ आई। शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच सिरसा ही नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, पंजाब और साथ लगते राजस्थान और दिल्ली के कुछ इलाकों में एक ही दिन एक ही समय पर इतने योजनाबद्ध तरीके से अटैक किया गया। बहुत सी बसेस जलाई गई, बहुत से सरकारी व्हीकल जलाए गए, बहुत सी सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया। करने वाले कौन थे? डेरा सच्चा सौदा के लोग। प्रशासन को पता था, पुलिस प्रशासन को पता था कि कौन करके गए। करोड़ों का नुकसान हुआ, 3 स्टेट्स में हुआ, लेकिन किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। कुछ समय बाद हम लोगों ने कुछ आरटीआई मूव किया और पता लगाने की कोशिश की कि उन मामलों में क्या हुआ। तो लगभग हरियाणा पंजाब से जितने भी एफआईआर्स के रिगार्डिंग वो सूचना दी गई, उसमें अनट्रेस्ड करके उस मामले को बंद कर दिया गया। तो ये हालात थी हमारी सरकारी मशीनरी की कि इतने बड़े लेवल पर 3 स्टेट्स के अंदर दंगा फसाद फैलाने की कोशिश की गई और स्टेट मशीनरी उसको अनट्रेस्ड करके उन मुकदमों को बंद करके उसकी इतिश्री कर देती है। इस दबाव में थी स्टेट मशीनरी। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा 2012 की एक घटना का। सिरसा के अंदर गुरुद्वारा चिल्ला साहब से कुछ लोग वहाँ सिख जो धर्मगुरु कहें या कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मीटिंग थी, वो मीटिंग करके वहाँ से वो बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान वहाँ अटैक हुआ, कुछ व्हीकल्स जलाए गए, गोली चली। उस सारे घटनाक्रम का गवाह सिरसा का प्रशासन रहा, डीसी रहे, एसपी रहे। तत्कालीन जो डीसी साहब थे मिस्टर जे गणेशन साहब और डॉक्टर राजश्री सिंह उस वक्त यहाँ एसपी हुआ करती थी। उन दोनों ने अपनी गाड़ी में तिलोके वाला जी को डाला, उनको गोली लग गई थी, वो घायल थे और हॉस्पिटलाइज्ड करवाया। एफआईआर दर्ज हुई प्रशासन के बयानों पर। 20 लोग चिन्हित किए गए जिनके बाई नेम पर्चा था और थाउजेंड्स ऑफ लोग जो अननोन उसमें डाले गए। किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई और वो मामला जो है उसको कुछ टाइम बाद बंद कर दिया गया। ये हालात थी हमारे प्रशासन की, शासन की, कि जो लोग इतने लंबे टाइम से बदमाशी करते आ रहे थे उनके लिए कोई चैलेंज नहीं था, उनके लिए कोई उनको रोकने वाला नहीं था कि आप जैसे मर्जी इस कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये कहानियां मैंने आपको इसलिए सुनाई हैं कि डेरा सच्चा सौदा का मुखिया किस तरीके से पावर का इस्तेमाल कर रहा था और उसके लोगों का इस्तेमाल करके वो कैसे कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल रहा था, और हमारा जो स्टेट मशीनरी है वो कैसे ये सब मतलब नज़ारा जो है वो उसको नंगी आंखों से देख रहे थे और उसके बावजूद वो सी तक नहीं कर रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर, एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये 2017 में जो वर्डिक्ट आना था अदालत से, तो उन लोगों को वही आदत पड़ी हुई थी पुरानी कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने की, और वहाँ भी पंचकुला के अंदर उसी को दोहराने की कोशिश की गई। कैसे मीडिया ने दिखाया है कि वहाँ पेट्रोल के और एसिड के और किस तरीके से पेट्रोल बम बना करके वहाँ उसको तहस नहस करने की कोशिश की गई सारे सिस्टम को। तो एक बड़ी साजिश थी। अदालत के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज था और अदालत ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। गुरमीत राम रहीम को पहली बार सजा सुनाई गई और उस
वक्त जिस तरीके के हालात पैदा किए गए डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, अदालत ने उसको एक चैलेंज समझते हुए, क्योंकि ये देखिए कि हर बार जितनी घटनाएं हुई वो इनकी नाक के नीचे नहीं थी, दूर थी। उस दिन जो घटना हुई पंचकुला में, वो बिल्कुल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जड़ में हो रही थी, उनकी नाक के नीचे हो रही थी, इसलिए वो उन्हें हजम नहीं हुई और उन्होंने इसमें इंटरवीन किया और पूरा फोर्सेस को ये कहा गया कि आप गोली चलाइए, कैसे भी करके इनको कंट्रोल कीजिए। गोली चली, 38-40 लोग मारे गए उस पूरे घटनाक्रम के अंदर। फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ी, आर्मी तक लगानी पड़ी उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उन दंगों को कंट्रोल करने के लिए। तो उन 38-40 लोगों की मौत का जिम्मेवार भी हमारा शासन प्रशासन है, जिन्होंने समय रहते इन बदमाशों पर लगाम नहीं लगाई, इनको खुली छूट दी गई देगा कुश्ती करने की। इसके बाद गुरमीत राम रहीम, जो इतने लंबे समय से मुलजिम की तरह था, वो एक मुजरिम हो गया, स्टेट का कैदी हो गया, उसको सजा सुना दी गई 10-10 साल की। अलग अलग 2 मामले मानते हुए 2 आदमियों की गवाहियां हुई, क्योंकि सजा सुनाए जाने के बाद वो जेल में चला गया, एक स्टेट का प्रिजनर हो गया। उसके बाद बार बार उसको किस तरीके से पैरोल और फरलो दिए जाने पर मीडिया के अंदर हर बार जो है वो आवाज़ उठी कि किस तरीके से उसको स्टेट जो है वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। स्टेट ने बड़ी बेशर्मी से हर बार सत्ता पक्ष की तरफ से ये मीडिया में ये कहा गया कि ये देखिए कि ये तो कोर्ट का प्रोसेस है, इसमें हमारा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो किस तरीके से एक झूठ फैलाया गया, उस झूठ के सहारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई कि एक कैदी जब स्टेट का प्रिजनर हो जाता है तो वो स्टेट ने देखना है कि उसको पैरोल देना है, फरलो देना है, कब देना है, कब नहीं देना है, उसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ फैलाया जाता रहा। मैंने पिछले दिनों इलेक्शन से पहले हमारे सूबे के जो सीएम साहब हैं, उनकी ज़ुबानी भी ये झूठ सुना कि इसमें हमारा कोई दखल नहीं है, ये तो अदालत का। किस तरीके से, मतलब किस लेवल पे बैठा हुआ आदमी भी झूठ बोल रहा है बेशर्मी से। तो यहां मैंने जो पिछला घटनाक्रम आपको सुनाया कि सीबीआई किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, दबाव था, लेकिन उसके बावजूद इतना दबाव भी नहीं था कि स्पेशली इन केसेस को। अभी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले सिरडी जी जिक्र कर रहे थे कि अंशुल जी लगातार उसमें लगे हुए हैं, पैरोल और फरलो का विरोध करते रहते हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अभी क्या चल रहा है। 2017 में जो गुमनाम पत्र वाला साध्वी वाला मामला था, उसमें सजा हुई। 2019 जनवरी 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 2021 के अंदर अक्टूबर 2021 में जो रणजीत सिंह हत्याकांड हुआ था उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2021 में सबसे बाद जिस मामले में सजा सुनाई गई, तीनों मामलों में, क्योंकि एक कोर्ट का एक नियम है कि 3 महीने का एक लिमिटेशन होता है, उसके अंदर आपको अपनी अपील जो है वो अदालत के अंदर आप उस फैसले को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर आप दाखिल कर सकते हैं। वो इन्होंने किया। गुरमीत राम रहीम और बाकी जो अन्य सह आरोपी थे उन्होंने अपनी अपनी अपीलें दाखिल की और वो अपीलें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रही थी। और यहाँ अब मुझे पैरोल से पहले कई मीडिया वालों ने सवाल किया कि पैरोल और फरलो इसको बार बार दिया जा रहा है, और मैंने उनको कहा कि खुद मतलब ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात चल रही थी, तो मैंने मीडिया के उस साथी को कहा कि आप लोगों की चिंता अभी पैरोल फरलो तक है, हमारी चिंता इससे आगे खड़ी है, क्योंकि जिस स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं, पैरोल और फरलो एक पिछले 2-3 साल से टेम्परेरी रिलीफ था गुरमीत राम रहीम के लिए, और अब सरकार चाह रही है कि अदालत के मार्फत एक दबाव बना करके किसी भी तरीके से राम रहीम को परमानेंटली जो है रिलीफ दे दिया जाए, उनको सभी केसों से बरी करके बाहर निकाल दिया जाए। तो साथी आप मीडिया में हैं, इसलिए मैं आपको ये कन्वे करना ज़रूरी समझता हूँ कि मीडिया की नज़र में ये बात ज़रूर रहनी चाहिए।
उनकी भी चिंता का विषय सिर्फ पैरोल फरलो नहीं होना चाहिए। जो घटनाक्रम पिछले 1 साल से लगातार चल रहा है उस पर मीडिया की कहीं नज़र नहीं है, कहीं दखलंदाजी नहीं है कि किस तरीके से बदमाशी हो रही है, और मीडिया उस पर कोई चिंता नहीं जता रहा है। हमारी चिंता अभी उसको जो परमानेंट रिलीफ देने की है वहाँ है, हमारा अटेंशन वहाँ है, हम इसकी पैरोल फरलो पर नहीं है। तो अभी जो मैंने आपको जिक्र किया कि अपील्स जो हैं वो दायर की गई और उसके बाद वो अपील्स पेंडिंग थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और मज़े की बात ये है कि जो ट्रायल कोर्ट से सबसे पहले जो सज़ा सुनाई गई वो रेप के मामले में और उसके बाद मर्डर के मामलों में, क्योंकि एक सीरीज, एक क्राइम का जो एक, मैं ये कहूँ कि जो सीक्वेंस वाइज जो था, एक रेप हुआ, रेप के बाद एक गुमनाम चिट्ठी आई, गुमनाम चिट्ठी के कारण रणजीत सिंह का मर्डर हुआ और उसी के कारण पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का मर्डर हुआ। और उसी सीक्वेंस के हिसाब से ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई, पहले रेप के मामले में और फिर मर्डर्स के मामले में। लेकिन यहाँ क्या हुआ, हाई कोर्ट के अंदर अचानक से रणजीत सिंह के मामले में नवंबर 2023 में अपील जो है वो एडमिट हो लिस्टेड हो जाती है। और लिस्टेड होने का जो मामला सबसे पहले जिसमें सजा सुनाई गई 2021 में, वो मामला सबसे पहले लिस्टेड हो गया। वो मामला लिस्टेड हुआ भी एक बड़ा मज़ेदार घटनाक्रम है कि एक रणजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम के साथ कई और जो सह आरोपी थे जो सजा याफ्ता हो चुके थे, उनमें एक पहले एक की डेथ हो चुकी थी, इंद्र सेन थे, एक दूसरा जो शूटर था जसबीर सिंह, उसकी भी डेथ हो गई। और शूटर के माध्यम से उसकी फैमिली ने एक याचिका लगाई, एक एप्लीकेशन मूव की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि हमारा बेटा जो है वो इस तरह से उसको सजा हो गई मर्डर के मामले में और उसके ऊपर एक स्टिग्मा लगा हुआ है, हम वो स्टिग्मा हटवाना चाहते हैं। तो बड़ी मज़े की बात है कि जैसे ही मतलब जितने जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उन सबसे ये बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा कोई एप्लीकेशन एंटरटेन होते देखा नहीं हाई कोर्ट के अंदर कि कैसे एक व्यक्ति जिसको सजा हुई वो मर गया, काम खत्म। उसके बाद फैमिली आ रही है, वो कहती है हम स्टिग्मा हटवाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ऊपर उस एप्लीकेशन को एंटरटेन कर रहा है और उस पर इस अपील को लिस्टेड कर रहा है। अपील लिस्टेड हो जाती है। अपील लिस्टेड होने के बाद वो मई 2024 की तारीख लग जाती है उसमें, और एक सह आरोपी और जो है वो जाकर के एप्लीकेशन लगाता है कि मैं इतने लंबे टाइम से इस मामले में सजा याफ्ता हूँ, सजा काट रहा हूँ, तो मेरी ये कोशिश है कि इस मामले को, मैं ये चाहता हूँ, अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को जल्दी सुना जाए। जो मामला जिसमें तारीख मई 2024 में लगी उसे प्रीपोन कर दिया गया और फरवरी 2024 के लिए प्रीपोन करके लिस्टेड कर दिया गया। और उसमें डे बाय डे सुनवाई शुरू हो गई। डे बाय डे सुनवाई शुरू होने के बाद आर्गुमेंट सुन लिए गए, अपील जो है वो डिसाइड कर दी गई और उस मामले में रणजीत सिंह के मामले में गुरमीत राम रहीम और बाकी जितने भी आरोपी थे सभी को बरी कर दिया गया। अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है उसके बाद ये है कि जिस बेंच ने बरी किया, हम उनसे सुनवाई नहीं चाहते थे। हमने चीफ जस्टिस साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, बेंच बदल दिया गया, अभी नए बेंच के पास सुनवाई चल रही है, मामला लिस्टेड हो चुका है। पिछले दिन तारीख थी 25 नवंबर, अभी आगे 10 नवंबर के लिए बहस के लिए फाइल खुलने जा रही है। तो ये सीक्वेंस उल्टा हो गया है, रणजीत सिंह, फिर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और फिर रेप का मामला हाई कोर्ट में खुलेगा, जबकि पहले रेप वाला खुलना चाहिए था ताकि एक सीक्वेंस कोर्ट को भी समझ आए कि मामला क्या था, किस वजह से ये क्राइम हुए। इस मामले में कहने को और बहुत कुछ है, रणजीत सिंह के मामले में और क्या क्या हुआ, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि हमें कंटेम्प्ट में उलझाया जाए, इससे बेहतर यही है कि इस पे ज़्यादा और चर्चा यहाँ ना की जाए। लेकिन इतना बोलना मैंने इसलिए भी ज़रूरी समझा
कि सभी साथियों को इन चीज़ों से अवगत होना ज़रूरी है, अपडेट होना ज़रूरी है कि कहाँ कैसे किस स्तर पर अभी गड़बड़ी चल रही है। सीबीआई इस मामले को, क्योंकि उसकी मालिक है, प्रोसिक्यूशन है, और उसकी तरफ से इस मामले को डिफेंड किया जाना चाहिए था हाई कोर्ट में, लेकिन हमें ये लगता है कि वहाँ भी अब ठीक तरीके से पैरवी जो है वो नहीं हो पा रही। हमने अपने स्तर पे डायरेक्टर को और एसपी सीबीआई और हर जगह अप्रोच करने की कोशिश किया, लेकिन जो मैंने आपको इतना घटना सुनाया कि पहले की सरकारों में क्या रहा और अभी किस तरीके से हो रहा है, अभी सीबीआई ने अपने हाथ खींच लिए हैं। हाई कोर्ट के लेवल पर भी बहुत स्तर पर गड़बड़ की गुंजाइश चल रही है। तो साथियों, ये है कि चलो, एक संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा था, आज भी जारी है, और हमारी कोशिश है कि इस संघर्ष को लड़ते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले भी दिक्कतें आई और उनको पार किया, और अब भी कोशिश यही है कि किस तरीके से इस मामले में सरकारी दबाव और एक कोशिश जारी है गड़बड़ करने की। तो इस संघर्ष के दौरान बाकी सभी चीज़ें तो जायज़ हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी दबाव में एक बलात्कारी को, हत्यारे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं, तो मैं बस यही कहूँगा कि जिस तरीके से एक आईपीएल की बोली लगती है आजकल, हमने देखा है कि खेल बड़े लंबे समय से चलते आ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे कोई भी खेल है। एक नया दौर शुरू हुआ आईपीएल के अंदर, जिसमें खिलाड़ियों की बोलियां लगने लग गई। उस बोली में एक उसका बेस प्राइस तय किया जाता है, उसके बाद उसको बोली पर खरीदा जाता है। तो इस सारे संघर्ष के दौरान बहुत सारे खिलाड़ियों की बोलियां लगाई गई और उन्हें खरीदा गया। इस खरीदो फरोख्त के बावजूद आज ये मामले यहाँ तक पहुँचे, और आज भी हमारी यही कोशिश है कि हम इस मामले में इसको कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ अभी हमारे लिए बचा है। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। और कई बार साथियों ने सवाल किए, मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा हो गया है और मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। कई सारी बातें हर बार छूट जाती हैं, रह जाती हैं। चलो, कुछ अगले दौर के लिए रखते हैं। इतने लंबे मुझे झेलने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।